ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है। बोलिए आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की। क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी, जब भी तेरा मन करे तो आ जाना, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देती है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओह गॉड, कितनी देर हो गई। मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी बाकी थी। माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी। सिमरन जल्दी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम से नहाकर निकल रहा नैतिक सिमरन से टकरा जाता है और सिमरन फिर गिरने वाली थी।
कि तभी वो उसे संभाल लेता है। ना होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी यह कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला? अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है।
मगर रामलाल अब भी अपनी